नमस्कार, जय भीम. मी ॲडव्होकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबळे, दैनिक बहुजन सौरभचा मुख्य संपादक. बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत. आज दिनांक 10 फेब्रुवारी, 2 दिवसातच बिहार राज्यामध्ये नितीश चीफ मिनिस्टर यांचं सत्तेचं शक्ती प्रदर्शन होणार आहे आणि त्या शक्ती प्रदर्शनात त्यांना आपली संख्याबळ सिद्ध करायचं आहे. तिथे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव हा बिहारचा मोठा गड त्यांच्याकडे होता. परंतु मधल्या काही वर्षात BJP शासनात लालू प्रसाद यादववरती फार वाईट दिवस आले होते, ते तुम्हा सर्व लोकांना माहिती आहे. आज अत्यंत BJPला धक्का देणारी बाब अशी होती की जे BJPचा मोठा गट हा असंतुष्ट आहे आणि त्यातले अनेक आमदार हे लालू प्रसाद यादवच्या संपर्कात आहेत. तसंच जनता दल युनायटेड नितीश कुमारच्या पार्टीचे पक्षातले अनेक आमदार हे सुद्धा लालू प्रसाद यादवच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या संपर्कात आहेत. त्यामुळे दोन्ही गटामध्ये अत्यंत रस्साखेच सुरू आहे. आज BJPच्या समोर मोठं संकट आलेले, त्यांच्याच पार्टीचे लोक आज त्यांना ऐकत नाही. अशा स्थितीमध्ये ते इलेक्शन तिथलं जे शक्ती प्रदर्शन आहे आणि सर्वात मोठं त्यात गुंताडा जो झालेला आहे तो गुंता असा की तिथे सभापती जे आहेत ते लालू प्रसाद यादव यांच्या पार्टीचे आहेत. अशा सिच्युएशनमध्ये ते 1 वर्षापर्यंत जर त्यांनी ओढलं तर मोठं संकट BJP आणि सध्याच्या गव्हर्नमेंटला होऊ शकेल. म्हणून आज ती बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे, त्यावरती आपण थोडंसं डिटेलमध्ये बघू. आज देशात घडामोडी ज्या सुरू आहेत तिथे झारखंडला वरून राहुल गांधीची मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे यात्रा सुरू आहे. आणि यात्रा लाखोच्या संख्येमध्ये लोक येत आहेत आणि ती यात्रा अत्यंत प्रखर झालेली आहे. दुसरीकडे आजच्या ठळक बातम्यामध्ये सध्याच्या गव्हर्नमेंटनी BJPनी अनेक लोकांची नावे जाहीर केलेले आहे भारतरत्नासाठी. प्रामुख्यानं PV नरसिम्हा, चौधरी चरण सिंग आणि स्वामीनाथन अशा तिघांची नावे पुन्हा जाहीर करण्यात आलेली. त्यामुळे अनेक लोकांना असं वाटायला लागलं की आज भारतरत्न देणं म्हणजे कुठल्या तरी पॉलिटिकली याच्यातलं गेनिंग आहे. अशा पद्धतीच्या त्या बातम्या आहेत. त्याचे व्हिडिओज आता तुम्हाला आम्ही छोट्या छोट्या क्लिपच्या माध्यमातून दाखवू. तसंच आजचा एक सुंदरसा एक व्हिडिओसुद्धा आहे जो EVMवरती आहे आणि छोट्या छोट्या क्लिप्स त्यात ज्या पद्धतीने गव्हर्नमेंटच्या विरोधातल्या ज्या क्लिप्स आहेत त्यासुद्धा आम्ही तुम्हाला दाखवू. यावरनं दिल्लीचं तापमान कसं वाढलेलं आहे याचा परिचय तुम्हाला निश्चितच होईल. तर बघूया आपण त्या वेगवेगळ्या क्लिप्स तुमच्यासमोर आम्ही प्रेझेंट करत आहोत. जन्मजात OBC नहीं है, इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने BJP को फंसा दिया है. और कैसे फंसा दिया मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा राहुल गांधी के इस बयान की तरफ जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उनके बयान में भाजपा फंस गई है. वो क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं. मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि कागजी OBC हैं. वो अपने जन्म के 5 दशक बाद तक OBC नहीं थे. मेरे इस सच पर मोहर लगाने के लिए भाजपा सरकार का धन्यवाद. वो किस खबर का हवाला दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर. भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति का सच देश के सामने साझा किया और राहुल गांधी के दावे को झूठा करार दिया. यह खबर है मिंट की जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं. अब इस दावे में भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद उनकी जाति जो है वो OBC में नहीं आई थी, बल्कि उससे पहले ही जिस जाति से वो आते हैं वो OBC समुदाय में शामिल हो गई थी. मगर
वो तारीख उनके जन्म के बाद बहुत बाद की तारीख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म होता है 1950 को, यानी कि जो दावा कर रहे थे, जो बड़ा दावा राहुल गांधी कर रहे थे, वो सही साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है। हां, जो उनका दूसरा दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा ने ओबीसी बनाया, यह सही नहीं है। मगर जो पहला दावा है वो सही साबित हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था। सुनते हैं दोस्तों। मोदी जी कहते हैं भाषण में, पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। मिश्रा जी, एक तो जयंत चौधरी किसानों के नेता नहीं है। किसानों के बीच में उनकी वो पैठ नहीं है जो जिस रूप में उनको प्रचारित किया जा रहा है। जाट समुदाय में उनकी पैठ है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज यह है कि चौधरी चरण सिंह की विरासत का उत्तराधिकारी क्या भारतीय जनता पार्टी हो सकती है? क्या चौधरी चरण सिंह के किसी कार्यक्रम को, नीतियों को, योजनाओं को लागू करने के प्रति बीजेपी ने कभी उत्साह दिखाया है? और क्या जिस रूप में चौधरी चरण सिंह जी को यह भारत रत्न दिया गया है, वह वाकई सम्मान है या सम्मान के बदले में वोट पाने की राजनीति है? और क्या वोट पाने की राजनीति के तहत दिया गया सम्मान उस समाज को उतना ही स्वीकृत होगा जो अगर आप सम्मान देने से उसमें जिस तरह की स्वीकृति होती है? जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने में कोई संदेह नहीं। उन्होंने कह भी दिया कि मैं किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी को बना करूं, तो एकदम साफ हो गई। लेकिन क्या पिछले 10 सालों से जो राजनीति जयंत चौधरी कर रहे थे, वो इसी दिन के लिए कर रहे थे कि चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलेगा और फिर बीजेपी के लिए बीजेपी को ना नहीं कर पाएंगे वो? और जो किसान, जिन किसानों ने 750 से अधिक किसानों ने जो शहादत दी थे, वह किसान भूल जाएंगे? जिन मांगों को लेकर के वह भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे थे, उन मांगों को भूल जाएंगे? जिन मांगों को लेकर के अभी वो 13 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली में, और 16 तारीख को उन्होंने राष्ट्रव्यापी धरने का आयोजन किया है, वो उसको भूल जाएंगे? क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना या एमएस स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिए जाने से किसानों की मांगें पूरी हो गई? आप सम्मान किसी को क्यों देते हैं? आप ये मानते हैं कि जो उस व्यक्ति ने किया है वह अनुकरणीय है, या जो उसके रास्ते हैं उसका उस रास्ते पर चला जाना चाहिए? एमएस स्वामीनाथन साहब के एमएसपी की मांग का जो उन्होंने जो समर्थन किया था, जो सलाह दी थी, जो रिकमेंडेशन दिया था, उसको क्या आप मानने के लिए तैयार है? आंदोलन खत्म होने के बाद जो आपने किसानों को आश्वासन दिया था, वो आश्वासन आपने पूरे कर दिए। किसानों को विश्वास में लेने की कोशिश की गई, कोई दो राय नहीं है। मैं तीनों का सम्मान मिला, हमारे जैसे लोग उनका स्वागत करते हैं। चौधरी चरण सिंह को पहले सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन अचानक आप सम्मान दें। 2020 से लेकर 2023 तक इस सरकार ने किसी को भारत रत्न नहीं दिया, और अचानक 2024 में 5 लोगों को सम्मान दे दिया आपने। ठीक है, माना कि आपको उस समय याद नहीं आया होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 वर्ष से ज्यादा समय से है। गुजरात में 20 वर्ष से ज्यादा समय से गुजरात में सरकार है। कई बार इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, कई बार इनकी सरकार राजस्थान में बनी। 15 साल सरकार रही छत्तीसगढ़ में। एक मूर्ति लगाई हो चरण सिंह की किसी ने अपने राज्य में? उनके नाम पे कोई संस्थान आपने खोला हो? 10 साल से आप केंद्र की सरकार में है। मतलब उस वर्ग को आप प्रभावित करने के लिए, उस वर्ग के प्रति, उस नेता के प्रति सम्मान देने के लिए कौन सी कार्रवाई की गई है अतीत में? अचानक जब देश पूरा चुनाव के मुहाने पे खड़ा है और आप सम्मान देने लगेंगे, तो क्या इस सम्मान की वही स्वीकृति होगी जो किसी को सम्मान दिए जाने पे होती है? क्या इस सम्मान के पीछे राजनीति नहीं है? और अगर आप सम्मान देने में राजनीति करते हैं, तो लोग समर्थन देने में राजनीति नहीं करेंगे। वो अपना नफा नुकसान नहीं समझेंगे इसमें कि हम किसको मत दें, किसको मत न दें, कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे साथ नहीं खड़ा है, इसको नहीं देखेंगे वो।
जयंत चौधरी जो कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है जयंत चौधरी के जाने से आप यह नहीं कहा जा सकता कि नुकसान नहीं होगा। एक तो परसेप्शन का नुकसान होगा इंडिया दल समूह को कि इंडिया दल समूह एकजुट नहीं है, और दूसरी चीज यह है कि निश्चित एक अपने समुदाय का एक वर्ग अपने साथ तो ले जाएंगे, लेकिन अपने सभी समर्थक वर्गों को लेकर चले जाएंगे, मैं वैसा नहीं मानता। और मुझे नहीं समझ आती कि पिछले 10 साल से आप गैर भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, अचानक 2 महीने पहले आप भाजपा के साथ वोट मांगने लगेंगे। तो जिन मतदाताओं के बीच में आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने की कोशिश करते रहे हैं, उन मतदाताओं का अचानक आप बीजेपी की तरफ मोड़ लेंगे, ये संभव हो पाएगा क्या? उनके मुद्दे उनके सामने नहीं होंगे। जिन मुद्दों को लेकर के उनके समर्थकों की नाराजगी बीजेपी के साथ रही है, क्या वो मुद्दे खत्म हो गए? चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने के साथ ही वो सभी विषय खत्म हो जाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का एक हताशा का परिचायक भी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित ये भी मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए कोई प्रयास छोड़ना नहीं चाहती है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना हो और चाहे वो चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना हो। ये एक तरह की कोशिश है। लेकिन जब अगर आप कर्पूरी ठाकुर फार्मूला स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बिहार में आपने कर्पूरी ठाकुर की सरकार को चलने नहीं दिया, चरण सिंह की सरकार को चलाने में आपने कोई मददगार आप साबित नहीं हुए, जितने योजनाएं चरण सिंह ने चलाई, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उस किसी कार्यक्रम योजनाओं को आपने आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तो मैं नहीं मानता कि चरण सिंह जी के उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी तो केवल ईवीएम नहीं हटाना है। मोदी ने जो अच्छा काम किया उसकी सराहना कर रहा है। मोदी सबसे बढ़िया जो काम किए हैं मणिपुर के अंदर लड़कियों का नंगा जो करा गया है, हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी। हर गांव के अंदर घुस करके बोलने दो, हर गांव के अंदर घुस करके, जैसे ओलंपिक लड़कियां मेडल लेकर के आई थी, इसी जंतर मंतर के ऊपर 3 महीना प्रदर्शन किया था, लेकिन मोदी ने नहीं सुना। मोदी कहना कि हर गांव में घुस करके लड़कों के साथ जब तक बलात्कार न हो, रेप नहीं होगा, तब तक रामराज नहीं आएगा। देखो 1 मिनट, मोदी कितना अच्छा आदमी है, बोला कि 14 लाख खाते में जाएंगे, काला धन आ गया, आया कि नहीं आया? अरे कितना बढ़िया आदमी है भाई। कहने लगा अभी कहा राजस्थान में कहा कि जानते हो क्या, 450 में गैस सिलेंडर कर देंगे। और जब लोगों ने पूछा भैया चुनाव भी जीत कर, कह रहे ये तो जुमला है। क्या बात है, कितना बढ़िया मोदी जी हैं। आप लोग पत्रकार आदमी, उसकी असली बात नहीं बताते हो, आप लोग को उसके साथ डर लगा रहता है। सही बात बताइए अभी कि मोदी ऐसा बेईमान आदमी ने कभी पैदा हुआ है और न होगा। अबे मोदी जी तुम्हें शर्म है? मैं आदिवासी समाज का हूँ। हम लोगों ने राम को जा करके राम के लिए लंका फूंका, रावण को मारा। आज वही आदिवासी को तुम लंका करके घुमा रहे। मोदी जी सुन लो, मैं आदिवासी का बच्चा सुग्रीव गौड़ बोल रहा हूँ। तुम्हारी भी है लंका, हम लोग चारों तरफ से बीजेपी की लंका जब तक घूम कर नहीं फूंक देंगे, तब तक हम लोग शांत होने वाले नहीं है। कौन जेल में? हम लोग नहीं डरता जेल। देश तो मेरे बाप का है यार, हम तो आदिवासी है, मूल निवासी है, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। ये 3% चोटियाधारी जो विदेशी है ना आर्यावर्त, ये सोचे ये अब वो भी काम होने जा रहा है। डीएनए टेस्ट होगा, कौन देशी है कौन विदेशी है, आप करा लीजिए। ईवीएम से ही चुनाव होगा ऐसा लग रहा है। ईवीएम, हाँ, की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी। अगर माँ का दूध पिलाया मोदी ने ना, तो ईवीएम हटा के देख लो तुमको कितने चाहने वाले हैं। ईवीएम है तो बेईमानी मोदी है, ईवीएम हटा मोदी गया। क्या बात है, इसीलिए नहीं हट रही है। 400 वोटिंग मशीनें गांव घुमा रहा है और डेमो दिखा रहा है। अब ये देखिए अच्छा है, ये देखिए अच्छा है। इसका मतलब कि तुमको डर है। क्यों सफाई दे रहे हो? अरे 56 इंच का सीना बिना मांगे बिरयानी पाकिस्तान खाने चला गया। 4000 किलोमीटर जमीन चाइना अंदर घुस गया और 56 इंच का सीना कहाँ गया? मोदी जी कहाँ गया बोलो ना। चला गया 56 इंच का सीना। आज देश हमारा खतरे में है। सीबीआई बिक रही है, हिंदू राष्ट्र बिक रही है। हिंदू नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र बनना है। हिंदू कौन राष्ट्र होता है यार? ब्राह्मण राष्ट्र बनाने जा रही है। हिंदू का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। हिंदू ने कोई था
न कोई है न कोई रहेगा। कोई हिंदू नहीं था। हिंदू का मतलब चोर, उचक्का, बेईमान, धूर्त। तुम्हें मालूम है दयाराम सरस्वती ने क्या कहा था? हिंदू शब्द मुगलों की दी हुई गाली है। हिंदू शब्द, हिंदू कोई राष्ट्र नहीं है यहाँ पर रहेगा। अगर ईवीएम से चुनाव हुए फिर ईवीएम तो मोदी जबरदस्ती है, करोगे तो ईवीएम तोड़ेंगे। हम लोग करोड़ों के लोग में हैं, ये कसम खा के पैसे हैं। तुम ईवीएम लाओगे, हम लोग एक साथ ईवीएम उठा के तोड़ेंगे। तुमसे नहीं डरेंगे मोदी। तुमने कहा था हम तेली का बच्चा है, आरक्षण लागू करेंगे, जांच जलना कराएंगे। कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगा। कहाँ गए मोदी जी? नौकरी दिए तो नहीं, और जितनी सरकारी कंपनियां थी उसको क्या किए? छीन लिए, बेच दिए। आज नेहमीप्रमाणे आम्ही बुद्धाची क्लिप दाखवत असतो. आजसुद्धा एक सुंदरशी क्लिप आम्ही तुम्हाला दाखवू. मगधचे राजा बिंबिसार आणि त्यांचा पुत्र अजातशत्रू, आणि तिथेच कपिलवस्तूचे राजा शुद्धोधन. तुम्हाला माहिती असेल की राजा प्रसन्नजीतनी वार केला होता यांच्यावरती आणि कपिलवस्तूवरती. अशा वेळेस राजा बिंबिसारनी आपली प्रजा सेना तिथे केली होती, जेणेकरून कपिलवस्तूला प्रोटेक्शन होईल आणि त्यांचा जो व्यापार होता त्या व्यापारात सुरळीतता सुरू राहील. परंतु अजातशत्रू आणि देवदत्त हे दोघं अत्यंत ॲम्बिशियस होते, आणि त्याच्यामुळे त्यांनी खेळी करून जी कपिलवस्तूची जी सेना होती मगधनी लावलेली, त्याला विड्रॉ करायसाठी, त्याला बाहेर करण्यासाठी एक संवाद होतो, आणि तो संवाद एक सुंदर पद्धतीने आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत आहोत. बघूया आपण तो व्हिडिओ. राजा दुर्योधन, क्या आपको कोई सूचना है? मगध युवराज अजातशत्रु किस कारणवश कपिलवस्तु आए हैं? स्पष्ट तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु मुझे अजातशत्रु का व्यवहार मिलनसार नहीं लगा। कपिलवस्तु के लिए कोई अशुभ सूचना ना हो। अब तो सिद्धार्थ भी हमारे साथ नहीं, अन्यथा वो कभी उसकी बात को नहीं टालते। बड़ा मान देते हैं सिद्धार्थ को मगध नरेश बिंबिसार। शाक्य कुल शिरोमणि, शाक्यगढ़ अधिपति कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन पधार रहे हैं। महाराज, युवराज अजातशत्रु आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। वो इस समय कुमार देवदत्त के साथ अतिथि कक्ष में। उन्हें आदर के साथ लाया जाए। जी महाराज। युवराज अजातशत्रु, बचपन में मैं चीते का आखेट किया करता था, पर अब केवल आखेट से जी नहीं भरता। अब तो जब तक चीते को अपने हाथ से दबोच के प्राण न ले लो, चैन नहीं मिलता। तुम में और मुझ में बहुत समानता है कुमार देवदत्त। इसी दिन हम दोनों आखेट पर अवश्य चलें। महाराज, शुद्धोधन ने आपको दरबार में आदर पूर्वक बुलावा भेजा है। चलो मित्र, महाराज से भी मिलने। मगध युवराज अजातशत्रु का कपिलवस्तु में स्वागत है।
यदि आप हमें कपिल वस्तु पधारने का संदेश भेजते तो आपके सम्मान में हम उचित प्रबंध कर पाते। कुछ स्थिति ऐसी पैदा हुई कि हमें अचानक आना पड़ा। महाराज, मगध में जब से युवराज सिद्धार्थ बुद्ध बनकर आए हैं, स्थिति उथल पुथल हो गई। सामाजिक विषमताओं का निर्माण हो रहा है। दूसरे प्रदेश के लोग सन्यासी बनकर मगध की ओर आ रहे हैं। समाज के कई वर्गों में इस बात को लेकर असंतोष जन्मा है। और दूसरी बात जो हमारी चिंता को और बढ़ा रही है, दक्षिण मगध के कुछ गांवों में लुटेरों का आक्रमण हो रहा है। उन्हें रोकने के लिए हमें अधिक सेना की आवश्यकता है। मगध की सेना जो आपकी सुरक्षा के लिए कपिलवस्तु में है, यहां और नहीं रह सकते। मैं अपनी सेना लेने आया। यदि आप अपनी सेना ले जाएंगे तो आपके और हमारे व्यापार में दुष्प्रभाव पड़ेगा। व्यापारियों की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाएगा और कौशल अवसर देखकर उपद्रव मचा देगा। महाराज, मैं विवश हूं, और वैसे भी इतने वर्षों में कपिलवस्तु ने अपना खोया हुआ बल पा ही लिया होगा। अब मगध की सेना की यहां मुझे कोई विशेष आवश्यकता नजर नहीं है। मुझे आज्ञा दे महाराज। महाराज, युवराज अजातशत्रु अपनी सेना ले गए तो प्रसन्नजीत को सुनहरा अवसर मिल जाएगा। वो अवश्य युद्ध घोषित कर देगा। शाक के देश में विपत्ति के बादल मंडराने लगे। अब क्या करें? युवराज अजातशत्रु अड़ीग है। यदि सिद्धार्थ होता तो वो महाराज बिंबिसार को हमारी दुविधा अवश्य समझाता था। महाराज, युवराज सिद्धार्थ नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूं। मैं अजातशत्रु से बात करूंगा और उसे पूरी स्थिति समझाने का प्रयत्न करूंगा। और मुझे अनुमान है कि मैं उसकी सेना को यहां रोकने में अवश्य समर्थ होगा। महाराज, मेरे विचार से यही उचित होगा। यदि देवदत्त को इतना विश्वास है कि वो अजातशत्रु को रोक सकता है तो उसे एक बार प्रयास करने दें। ठीक है देवदत्त, तुम प्रयास करके देख लो। नेहमीप्रमाणे आज आम्ही बहुजन सौरभचं जे महत्त्वाच्या हेडलाईन्स आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येऊ। दिनांक 10 फेब्रुवारी शनिवार तुम्हाला आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी पेपरमधल्या आज आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत आहोत। उत्तराखंडमध्ये हिंसाचार, 6 जणांचा मृत्यू, एक मस्जिद आणि मदरसा ही अवैध ठिकाणी बांधलेली होती असं शासनाचं मत आहे आणि शासनाने त्या अनुषंगानं बुलडोझरनी संपूर्ण ती मस्जिद उद्ध्वस्त केली। आता तुम्हा सर्व लोकांना माहिती आहे की ब्रिटिश राज्याच्या आधी इथे सत्ता जी होती संपूर्ण देशात ती मुस्लिम राज्याचीच होती। त्यामुळे अनेक ठिकाणी ब्रिटिशांच्या काळापासून अनेक मस्जिदी तिथे एस्टॅब्लिश आहेत। आता ही येथील उत्तराखंडामध्ये ते जे गाव आहे चुंदुलपुरा इथल्या त्या मस्जिदीला नोटीस देण्यात आली आणि त्याच्यावरती बुलडोझर चालवून हे झालं। तिथे त्याच्यामुळे मुस्लिम समुदायाने मोठ्या प्रमाणामध्ये हिंसाच्या म्हणजे दगडफेक केली आणि त्याच्यात 150 लोक पोलिसासह 250 लोक जखमी झाले आणि शूट ॲट साईटचे ऑर्डर तिथे देण्यात आलेले। त्याच्याच बाजूला
फडणवीसांनी माझा गेम करण्याचा आदेश दिला होता. नितीन देशमुख यांचं ते बयान आहे अकोल्याचं. आज त्याच्याच खाली आज आम्ही माजी पंतप्रधान PV नरसिंहराव, चौधरी चरण सिंग आणि MS स्वामीनाथन यांना भारतरत्न जाहीर. ज्ञानव्यापी प्रकरणी जेल भरो आंदोलनास हाक, लखनौची बातमी आहे. त्याच्यात मुस्लिम समुदायाने मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्ञानव्यापी प्रकरणामध्ये जेल भरो आंदोलनाचं आवाहन केलेलं आहे. त्याच्या शेजारची आज आमची जाहिरात आहे. आमच्या निवासी संपादिका प्राध्यापिका संध्या राजूरकर यांचा वाढदिवस आहे. जन्मदिवस असल्यामुळे अनेक शुभेच्छा. आज त्याच्याच खाली आज आम्ही यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत 2 कोटी नवे मतदान ठरवणार भवितव्य ही एक बातमी आम्ही घेतलेली आहे. त्याच्यात आज आमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये बहुजन सौरभच्या ऑफिसमध्ये एक प्रकाशन समारंभ आहे. एक निळी ऊर्जा आमच्या या स्मृतिग्रंथाचे प्रकाशन. त्यात प्रामुख्यानं अशोक गोडघाटे अध्यक्ष आहेत आणि अनेक चांगला कार्यक्रम तिथे आहे. नितीन राऊतसुद्धा आहे. आज त्याच्या शेजारी बहुजन सौरभच्या विद्यमानाने ग्रंथप्रकाशन समारंभ आमच्या कार्यालयात आहेत. समारंभाचे अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ कांबळे, विनायक तुमराव अशी ती बातमी आहे. जगातील सर्वाधिक मतदान संख्या याच्यावरती आज आमची बॉटम दिलेली आहे आम्ही. आज बघूया पान 4 वरती अनेकतेत एकता बुद्ध धम्माचा नारा, धम्मदूत संघरक्षक मानके पवनीची न्यूज आहे. तुम्हा सर्व लोकांना माहिती असेल की धम्मदूत संघरत्न मानके हे जपान आणि भारताचे धम्मदूत आहेत आणि एक मोठा कार्यक्रम तिथे जलसा परवा घडला. पवनीची त्याची बातमी आज आम्ही त्याच्या खाली लावलेली आहे. बहुजन हिताय संघाची 350वी साप्ताहिक सभा ही नागपूरची बातमी आहे. आज पुन्हा भंडाऱ्याची बातमी घेतली आम्ही. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावात जाऊन पक्षाची विचारधारा पोहोचवावी, नाना पटोले यांचं आव्हान. मुलांचे वाजवीपेक्षा जास्त लाड करू नका, रचना कन्हेर. अनेक बाबींनी त्यांनी सांगितलं आणि सिद्ध केलं की त्याच्यामुळे किती नुकसान होते. विजुष्टा ग्रामीणची कार्यकारिणी स्थापना हिंगणा भागातली आहे. मातोश्री रमाई जयंती उत्सवात साजरी अनेक ठिकाणी रोज सुरू आहे. रमाई जयंतीची आज महत्त्वाच्या ठिकाणी आहे टेक ऑफ गार्डन, इथे महिलांची उत्स्फूर्त प्रतिसाद. नागार्जुन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीची तिथे हे केलेलं आहे. तक्षशिला बुद्धविहार, चिमूर, पुन्हा बार्टी प्रादेशिक कार्यालय, संयुक्तिक जयंती महोत्सव, त्याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कला सांस्कृतिक प्रतिष्ठान आणि सम्यक बुद्धविहार अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आम्ही त्या सर्व कार्यक्रम घडलेले आहेत. त्याची बातमी आज आम्ही पेपरमध्ये दिलेली आहे बहुजन सौरभच्या. आज बघूया पान 2 आज आमचा अग्रलेख प्रामुख्यानं अधर्माच्या राजकारणात धर्माचा बळी. आज ज्या पद्धतीने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशाला एका वेगळ्या मार्गाला लावलं आणि धम्मात आणि अनेक त्याच्यामधल्या ज्या घडामोडी झालेल्या तुम्हा सर्व लोकांना माहिती आहे. एक मोठा संत वर्ग हा तिथे नाराज झालेला तुम्हाला सर्वांना दिसलेला आहे. म्हणजे राजकारणासाठी धर्माचा वापर कसा करावा आणि कशा पद्धतीने अधर्माचा वापर कसा करून ज्या पद्धतीने तो सर्व प्रकार घडलेला आहे त्याबद्दलचा आज आम्ही अग्रलेख लिहिलेला आहे. तथागताचे आवडते स्थळ राजगीर, आमचे मित्र भूपेंद्र गणवीर यांचा तो लेख, एक सुंदरसा क्रमशः लेख सुरू आहे भाग 4. आज त्याच्याच खाली आज आम्ही एक सुंदरसा लेख घेतलेला आहे. आमदार लोकप्रतिनिधी जर कायद्याचे उल्लंघन करीत असेल तर पोलीस विभागाने काय करावे. रमेश लांजेवार यांच्या अनेक घटना आता ज्या मुंबईत झालेल्या आहेत या सर्वांना अनुसरून हा लेख त्यांनी लिहिलेला आहे. एक वाराणसीवरती एक सुंदरसा लेख विजय लिमये यांचा आहे. त्याच्याच खाली कर्मयोगी फाउंडेशनचा प्रेरणादायी उपक्रम, विधवा झाली तिचा दोष काय, कर्मयोगांची मकर संक्रांत जीवन योजना विधवा ताईच्या चरणी. आज आमचे मित्र ज्ञानेश्वर दुर्गादास रक्षक यांचा हा सुंदरसा लेख तुम्हा सर्वांना आम्ही प्रेझेंट करत आहोत. संक्रांतीचे बाण हा वाचकाच्या मनोगतात मंदाकिनी काकडे यांचा आहे. आज बरोबर आज आम्ही बघूया पान 3 वरती लोकप्रतिनिधींना स्वसंरक्षणाची गरजच का पडावी. सुंदरसा लेख
तायडे यांचा आहे, वासनीय आहे. महाराष्ट्राला हवे आहेत एक नवे कर्पुरी ठाकूर, महाराष्ट्राचे कर्पुरी ठाकर कल्याणराव दळे. आज श्रावण देवरे यांचा हा सुंदरसा लेख आम्ही घेऊन आलेला आहे तुमच्यासाठी. जागतिक दर्जाचे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, आज श्याम ठाणेवार पुण्याचे, ते सातत्यानं लिहित असतात, त्यांचा हा सुंदरसा लेख आम्ही लिहिलेला आहे. विविध शूद्रातिशूद्र जाती जमातीचे उगमस्थान मूलतः पशुपालनच, भाग 2, होमेश भुजाडे यांचा हा सुंदरसा लेख एक चांगला आहे. त्यांनी अनेक गोष्टीचा उल्लेख केलेला आहे. एक आवाज म्हणून एक दिवाकर महादेव शिर्के यांचा सुंदरसा एक लेख आज आम्ही आमच्या अंकात घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने आम्ही बहुजन सौरभचे 4ही पानं कंप्लीट केलेले आहेत. आज तुम्हाला आम्ही वारंवार विनंती करत असतो की आजच्या परिस्थितीमध्ये सर्व लोकांनी एक जागृत होण्याची गरज आहे. त्याच्यामुळे आमच्या बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, फॉरवर्ड करा. आम्ही त्याच्यासोबत पुन्हा तुम्हाला PDF देत असतो, वर्तमानपत्र, ते तुम्ही वाचू शकता आणि ज्या ज्या गरजा असेल त्यानुसार तुम्ही त्याला प्रिझर्व करू शकता, इंडेक्सिंग करू शकता. अनेक कॉलेजेस शाळामध्ये अनेक वेगवेगळ्या विषयावरती सुंदरसे लेख लोकांनी जपून ठेवले. ज्या कोणाला कुठेतरी आमंत्रण दिलं असेल बोलण्यासाठी किंवा वेगवेगळ्या विषयावरती, तर बहुजन सौरभचे अनेक लेख हे तुम्हाला उपयोगी पडणारे आहेत. त्यामुळे त्याचं जतन करा. एवढंच बोलतो आणि इथेच थांबतो. तोपर्यंत जय भीम.